सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, जो जिसमें अपन ने पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लास्ट क्लास में भी हमने 3 करे हैं, आगे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चन को समझो कि वो क्या कह रहा है, पहले इसका क्या कहना चाहता है ये वो चीज ध्यान दो। तो दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया जाता है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है जब 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव्य में लटकाया जाता है। यानी उसको जब आप इस घनत्व वाले में 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व में लटकाओगे तो क्या करेगी, और तब वही कोण रहता है यदि गोले का पदार्थ का घनत्व क्या है 1.6 ग्राम सेंटीमीटर है, तब द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आया होगा? चलो, नहीं आया है तो मैं समझाता हूं। क्या कर रहे हैं, दो डोरियां हैं, एक ये डोरी मान लो, एक ये डोरी मान लो। दोनों डोरियों को हम लटकाएंगे। किससे लटका रहे हैं? दोनों डोरियों में आवेश लटका हुआ है और वो आवेश क्या कर रहा है, यहां पे अगर कोई एक आवेश है तो इसका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने का ही बनो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इसको एक द्रव जैसे पानी में मिला दिया, ठीक है, पानी में मान लो ये कोई भी है, जैसे मान लो दूध है, दूध में रख दिया। अब ये इसका घनत्व इतना है और जब आप घनत्व 1.6 ग्राम, दूध का वो होता नहीं है, ध्यान रखना, कहीं बोल दो कि दूध का घनत्व वो है, नहीं है, वो किसी और का घनत्व है, ये भी किसी और का घनत्व है। इसको मान लो पेट्रोल में रख दिया आपने, ठीक है, तो ये दो अलग अलग द्रव है। तो जब अलग अलग द्रव में रखा तो उनके ऊपर लगने वाला जो कोण है वो समान रहता है, थीटा का मान एक समान रहेगा। तो उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन में भी उसका परावैद्युतांक क्या होगा। और परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। एप्सिलॉन आर क्या होता है? किसी भी माध्यम में बल बटा निर्वात में बल, ये हमने पढ़ा था। और वो जब बल होता है तो उसमें दोनों का क्या होता है? अनुपात होता है। दोनों का अनुपात होता है। तो एक बार करने की कोशिश करें कि क्या इसका आंसर आएगा। क्लियर है? तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालना है। मान लो, माना ρ1 बराबर कितना है? 0.8 ग्राम है। ρ1 कितना है? 0.8 ग्राम। तथा ρ2 दूसरे माध्यम का घनत्व है जो कि कितना है? 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको दे रखा है। थीटा कोण का मान दे दिया 30 डिग्री। कोण का मान क्या है? 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको बोला कि पहले लटकाओ, ये वाला, इसको लटकाया यहां पर, ठीक है, और एक किधर होगा? इधर। ये क्वेश्चन इस तरीके का हमने पहले भी किया है। तो यहां पर क्या होगा? mg लगेगा, इधर इसका बल लगेगा F। यहां से अगर ये थीटा है तो यहां से इसमें क्या आएगा? तनाव आएगा। और अगर इसमें तनाव आता है तो आप देखो इस समीकरण के अंदर इसको मानो, इसको मानो और इसको मानो, तो तीनों से एक निकलेगा tan थीटा। tan थीटा बराबर F बटा mg आना चाहिए। tan थीटा का मान क्या आ जाएगा? F बटा mg, जो कि भार बल है। और आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि जब हम किसी को किसी द्रव के अंदर डालते हैं, किसी द्रव में डुबाते हैं, तो उसके सापेक्ष उसका क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण चेंज होता है, जिसकी वजह से जैसे पानी आप बाल्टी डालते हो तो पानी के अंदर जब तक बाल्टी है तब तक आपको हल्की लगेगी, पानी के ऊपर निकालोगे तो वो भारी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? भारी बन जाएगी। तो केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं
तो क्या हो रहा है कि वहां से तनाव तो वही लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है एम जी डेज। जी का मान क्या हो जाएगा जी डेज और अब एफ का मान क्या हो चुका है एफ डेज हो चुका है। एफ का मान क्या हो गया एफ डेज हो गया। तो सेम इस कंडीशन में भी ये है थीटा, तो इस कंडीशन में भी tan थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा एफ डेज अपॉन एम जी डेज। एफ डेज अपॉन एम जी डेज हो जाएगा और दोनों के अंदर क्या है tan थीटा बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से अगर आप समीकरण 1 और 2 देखते हो तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 बराबर है। इसका मतलब एफ बटे एम जी जो बराबर हो जाएगा एफ डेज बटे एम जी डेज के। एफ डेज बटे एम जी डेज के और हमें पता है एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है एफ बटा एफ डेज। एफ बटा एफ डेज होता है तो क्या कर दूंगा मैं एम जी बटा एम जी डेज हो जाएगा। एम जी बटा एम जी डेज है तो एम से एम कट गया बचेगा क्या जी बटा जी डेज। इसका मतलब जो आपका विद्युतशीलता परावैद्युतांक वो परावैद्युतांक कितना हो जाएगा जी बटा जी डेज के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां पर आता है थोड़ा सा कंफ्यूजन कि सर जी तो पता है जी डेज क्या हो जाएगा। जी डेज अगर आप क्लास 11 के कंसेप्ट याद करो तो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 6 में जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं और ये बात जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ते हो तब भी वहां पे आती है द्रव वाली, तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि जी डेज जो है वो क्या हो जाएगा जी गुणा 1 माइनस रो वन अपॉन रो टू। क्या होना चाहिए जी गुणा 1 माइनस रो वन अपॉन रो टू के बराबर होना चाहिए। तो एप्सिलॉन आर बचेगा आपका जी बटा जी गुणा 1 माइनस रो वन अपॉन रो टू और इसको अगर आप सरल करते हो तो क्या मिलेगा आपको जी से जी कट गया रो टू ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया रो टू अपॉन रो टू माइनस रो वन। तो एप्सिलॉन आर बराबर 1.6 बटे रो टू कितना है 1.6 माइनस 0.8 रो वन कितना है 0.8 तो ये आ जाएगा 1.6 बटा 1.6 में से 0.8 घटेगा कितना बचेगा 0.8 पॉइंट से पॉइंट कट गया 8 का भाग 16 में दोगे तो कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। एप्सिलॉन आर बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका परावैद्युतांक का मान कितना है 2 है। क्लियर है। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके बुक में पीछे के दिए हुए क्वेश्चनों में से है। तो एक बार इसका सॉल्यूशन आप राइट डाउन करिए फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ नजर आ रहा है सर। चलो अगर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हुए यानी ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर और इसके कोने ये वाला और ये वाला और यहाँ पर ये क्या बन गए कोने बन चुके हैं। इन कोनों के वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए Q बराबर 2 कूलम 0.2 कूलम 0.2 माइक्रो कूलम है। इसको आप छोड़ो देखो यहां पे ये दे रखा है -2Q ये दे रखा है +2Q ये क्या दे रखा है Q ये क्या दे रखा है Q। क्लियर है।
और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो क्या आप ये बिंदु नहीं निकाल सकते हो? इसका बिंदु आपको नहीं मिल सकता क्या? इसकी दूरी आप नहीं निकाल सकते क्या? आप इसकी दूरी नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। त्रिभुज आपको दे रखा है ए बी सी और डी, क्लियर है? ए बी सी डी आपको वर्ग दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। पूछा क्या है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु के कारण भी इस पे होगी, इस बिंदु के कारण भी इस पे, इस बिंदु के कारण भी होगी, इस बिंदु के कारण भी होगी। तो इधर ध्यान से देखना एक बार, मान लेते हैं बिंदु ए के कारण, ए पे कौन सा आवेश है? माइनस का 2q, माइनस 2q, माइनस 2q आवेश है। तो माइनस 2q के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? देखो आपने जब भी ऋणात्मक आवेश पढ़ा था तो ऋणात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश के अंदर की तरफ होती है, आवेश के अंदर की तरफ होती है, यानी तीव्रता अंदर की तरफ आती हुई नजर आएगी। अगर धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ है, इसका मतलब क्या होगा? इस बिंदु से विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, -2 की तरफ आएगा, जिसको मैं बोलूंगा ई ए है। क्या है? ई ए है। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? ये चलिए दिखाई दे रहा है, तो ये ई ए है। अगर मैं बात करूं बिंदु बी की, तो बिंदु बी पर +2q आवेश दे रखा है। +2q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, यानी प्लस आवेश से बाहर की तरफ होती है, जो कि क्या हो जाएगी? ईबी हो जानी चाहिए। ई ए इधर है, ईबी इधर है, क्लियर है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु सी पे आवेश है माइनस का q, और माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र माइनस आवेश की तरफ होता है, यानी इधर होगा, और इसकी तीव्रता क्या है? EC है। इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? EC हो जाएगी, क्लियर है? और अगर मैं बात करूं बिंदु बी डी के कारण, तो डी पर है प्लस का q आवेश, तो q आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ED इस दिशा में हो जाएगी। तो ये हमने बना लिया है EA, EB, EC और ED, जो कि चारों बिंदुओं के कारण इस पे लग रही होगी, और चारों बिंदुओं के कारण लग रही है तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोग जानते हो। अब देखो, जब आप EA निकालोगे तो आपको ये दूरी पता होनी चाहिए, ये दूरी भी पता होनी चाहिए, ये दूरी भी पता होनी चाहिए, और ये दूरी भी पता होनी चाहिए। तो अगर आप बात करते हो AO की, मैं अगर बात करूंगा AO की, AO और OC बराबर होंगे या नहीं होंगे? बराबर होंगे, यानी AO OC के बराबर है। AO जितना है उतना ही OC होगा, और OC ये किसके बराबर होगा? AC जो टोटल है उसका 2 भाग करूंगा, यानी ये विकिरण है AC, इस विकिरण को 2 से भाग दूंगा तो मुझे ये दोनों लंबाइयां मिल जाएगी। अब विकिरण कैसे निकालेंगे? विकिरण की लंबाई ये कितना है? 2 है, ये कितना है? 2 है, और ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री का कोण है। तो ये A है, ये C है, और ये D है। तो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर कितना है निकालना है मुझे, तो AC बराबर अंडर रूट लगा दो। AD का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर 4, BC का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, मतलब AC बराबर बचेगा 2 × 4 का अंडर रूट, तो AC का मान आएगा 2 √2। AC का मान क्या आ जाएगा? 2 √2, लेकिन किसमें है? सेंटीमीटर में है। किसमें है? सेंटीमीटर में है। तो इधर देखो, इसका मान भी इतना आएगा, तो AC का मान ये है, तो
डीबी का मान भी यही होना चाहिए। देखो इधर ये दो और ये दो, वापस ऐसा ही त्रिभुज बनेगा, ऐसा ही त्रिभुज बनेगा, मतलब डीबी का मान भी यही हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 2√2 सेंटीमीटर बराबर 2√2 गुणा 10⁻² मीटर में ले लेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो इधर देखो AO बराबर OC बराबर AO OC DO और OB, DO और OB सब क्या है, बराबर है। और किसके बराबर हो जाएंगे, 2√2 गुणा 10⁻² बटे में 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, √2 गुणा 10⁻² मीटर। क्लियर है। अभी तक हमने सिर्फ दूरियां निकाली है, अब हम मान निकालेंगे EA, EB, EC और ED का। तो कैसे आएगा, मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूं यहां पे, और यहां से हम मान निकालना शुरू करते हैं। तो बिंदु आवेश -2q ए पर है ना, ए के कारण O पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, EA, और EA का मान होता है KQ बटा R²। तो K का मान K हो जाएगा, Q का मान कितना है, -2q। और डायरेक्शन मैंने ले ली है, इसलिए आप चिन्ह नहीं लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपने दिशा पहले यहाँ पे दर्शा दी है, और वैसे बाद में दर्शा देंगे तो परिमाण मिलेंगे, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह ले लो, कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। R² बचेगा क्या, -k गुणा 2q बटा R²। R कितना है, यही है R, जो कि है √2 गुणा 10⁻² का स्क्वायर। तो आपका EA मिलेगा, कितना मिलेगा, 2kq बटा क्या है ये, 2 गुणा 10⁻⁴। क्लियर है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा -2 kq बटा kq गुणा 10⁴। क्लियर है, 4 न्यूटन पर कूलम। ये मान आया है किसका, EA का। EA का मान आ चुका है आपके पास में। तो इसी प्रकार EB का मान निकालूंगा, तो EB का मान भी आएगा k गुणा 2q बटा R² होता है। तो k गुणा 2q बटा R² का मतलब √2 गुणा 10⁻²। तो EB का मान आएगा आपके पास 2kq बटा 2 गुणा 10⁻⁴। 2 से 2 कट गया, kq गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये किसका मान आ गया, EB का मान आ चुका है। तो इसी प्रकार मैं अगर बात करूं EC की, तो EC का मान कितना आ जाएगा, k गुणा q कितना है, माइनस का q है बटे r कितना है, r का मान 2 √ का गुणा 10⁻² का स्क्वायर। तो EC मिलेगा आपको -kq बटा 2 गुणा 10⁻⁴। क्लियर है। तो ये मान आ जाएगा EC बराबर -kq बटा 2 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं ED की, तो तथा ED की अगर बात करें तो ED भी क्या है, D के कारण, और D के कारण कितना आ जाएगा,
क्यूब बटा अंडर रूट 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, और ईडी आपको मिल जाएगा ईडी बराबर के क्यू बटा 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। ये आपको मान मिला है ईडी का। हमने ये ईबी ईसी ईडी सबके मान निकाल लिए हैं। अगर सबके मान आ चुके हैं तो हमें क्या चाहिए, एक फाइनल मान चाहिए, एक नेट वैल्यू चाहिए किस पे, बिंदु ओ पर। क्लियर है? तो बिंदु ओ पर नेट वैल्यू चाहिए, तो एसी की दिशा के अंदर नेट वैल्यू निकालो और बीडी की दिशा में कुल वैल्यू निकालो। तो मैं अगर बोलूं ईसी एसी की दिशा में कुल विद्युत क्षेत्र, एसी की दिशा में अगर कुल विद्युत क्षेत्र देखोगे तो देखो ईए इस दिशा में है, ईसी इस दिशा में है, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट की अगर मैं बात करूं तो ईए माइनस ईसी हो जाना चाहिए। ईए में से ईसी घटा दोगे तो ईए बचेगा, और वो दिशा कौन सी होगी, ईए की दिशा में होगी, और ईए की दिशा अभी तक ऋणात्मक ले रखे हैं, तो कितना आ जाएगा, ई नेट बराबर ईए, ईए का मान कितना है 2k क्यूब गुणा 10 की घात 4 माइनस इसका कितना है, ईसी का मान ये रहा, कितना है के क्यू, सॉरी ये 2k नहीं होना चाहिए था, 2 से 2 कट गया तो ये 2 नहीं बचेगा, के क्यू गुणा 10 की घात 4 बचेगा। क्लियर है? के क्यू गुणा 10 की घात 4 बचेगा, तो ये आएगा के क्यू गुणा 10 की घात 4 माइनस के क्यू बटा 2 गुणा 10 की घात 4। तो ई नेट नहीं बोलना है, इसको ई डैश बोल दो या फिर E1 बोल दो। E1 बराबर कितना बचेगा, एक के क्यू में से आधा के क्यू आएगा तो आधा के क्यू बच जाएगा, आधा के क्यू बटा 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। ये होगा ए की दिशा में, किसकी दिशा में है, ए की दिशा में। क्लियर है? इसी तरीके से इसी प्रकार बीडी की दिशा में अगर मैं बीडी की बात करता हूं तो बीडी में देखो ईडी इधर है, ईबी इधर है, ठीक है, देखो ईबी इधर है, बीडी इधर है, तो फाइनली ईबी बड़ा है, ईडी छोटा है, तो मैं क्या बोलूंगा E2 बराबर ईबी माइनस ईडी, और ईबी कितना है, ईबी का मान के क्यू इंटू 10 की घात 4 दे रखा है, के क्यू गुणा 10 की घात 4 माइनस ईटी का मान के क्यू बटा 2 गुणा 10 की घात 4 दे रखा है, के क्यू बटा 2 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा। अब अगर सरल करोगे तो आपको E2 का मान मिलेगा के क्यू बटा 2 गुणा 10 की घात 4, किसकी दिशा में है, डी की तरफ। किधर होगा, डी की तरफ, क्योंकि ईबी किधर था, डी की तरफ था, इसको धनात्मक लिया तो इसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आ गया मान E2 का। अब एक बार इसको उतार लीजिए, मैं यहां से मिटाऊंगा और उसके बाद हम करेंगे आगे का। जल्दी से राइट डाउन करो इसको। चलो देखो हमें कौन कौन से मान मिल चुके हैं, E1 और E2 के मान मिल चुके हैं। तो ये है बिंदु O, इस O बिंदु से एक मान गया इधर की तरफ जो कि है E1, कौन सा है, E1, और एक मान आया है D की तरफ जो कि कितना है, E2 है।
और इन दोनों के बीच में देखो कोण आपको पहले से ही दे रखा है 90 डिग्री। कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। अगर कोई दो सदिश 90 डिग्री पे होते हैं, ये E1 सदिश है और ये E2 सदिश है, तो दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकाल लो। तो E1 व E2 का परिणामी, और परिणामी किस तरफ आएगा? आपको पता होना चाहिए कि इस तरफ आएगा, जो कि इसका समांतर चतुर्भुज बन रहा होगा, और ये होगा परिणामी E नेट। तो E नेट कितना होना चाहिए? जब 90 डिग्री पे होते हैं तो परिणामी किसके बराबर होता है? E1 प्लस E2 के बराबर। कैसे होता है? देखो, E नेट बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 गुणा E1 E2 cos थीटा। ये हमने सदिश योग पढ़ा है। ये अगर आपने सदिश योग पढ़ा है तो क्या हो जाएगा? देखो, cos थीटा का मान 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना होता है? 0। cos 90 जैसे ही 0 हो जाएगा तो E नेट का मान बचेगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा वाला फॉर्मूला है। क्लियर है? तो E1 का मान E2 का मान दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो E नेट बराबर अंडर रूट E1 का मान कितना है? k³ बटे 2 गुणा 10 की घात 4 का स्क्वायर प्लस E2 का मान कितना दे रखा है? k³ बटा 2 गुणा 10 की घात 4 का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? E नेट का मान मिलेगा। और E नेट देखो, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि 2 गुणा k³ बटा 2 इंटू 10 की घात 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही मान मिलेगा। ये होल स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा जब आप अंडर रूट लोगे, और 2 है वो किस में बच जाएगा? अंडर रूट में बच जाएगा। तो E नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 गुणा k³ बटा 2 गुणा 10 की घात 4 हो जाएगा। अंडर रूट 2 से 2 को काटो तो E नेट का मान आएगा k³ बटा अंडर रूट 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। दिशा कौन सी होगी? D की दिशा में होगा, यानी माइनस x दिशा के अंदर होगा, ऋणात्मक x दिशा की तरफ, यानी इसका जो E नेट का मान होगा वो इस दिशा में हमें मिलेगा, जो कि क्या है? E नेट है। कितना आएगा? k³ बटा अंडर रूट 2 गुणा 10 की घात 4। k का मान 9 इंटू 10 की घात 9 लिखते हैं हम। q का मान आपको q ही दे रखा है तो q ही होगा, तो आंसर आपको यही दिया मिलेगा। k का मान नहीं लेकर मिलेगा। अगर k का मान लेकर मिला हुआ है तो आप 9 इंटू 10 की घात 9 करो, बटे में अंडर रूट 2 करो, आपको आंसर मिल जाएगा। लिखिए एक बार, इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये आप पहले लिख चुके हो, और ये इसका क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। लिखो, चलिए नेक्स्ट करेंगे हम अगली क्लास के अंदर, और इसके आगे बचे हुए न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।